एक गांव में चार मित्र रहा करते थे। अरे भैया, हमारे गांव के लोगों को क्या हो गया है? बाजार के तरफ तो कोई आता ही नहीं, सारा बाजार सूना पड़ा है। हाँ भैया, कहना तो बिल्कुल सही है तुम्हारा। आज मुझे भी देख लो, पूरे 2 दिन हो गए हैं मुझे, मेरी दुकान में एक आदमी भी नहीं आया। अच्छा पंडित जी, आप अपना बताइए, इंसान दुख में हो या सुख में, आपको तो इंसान हर हाल में ही पूछता है। हाँ मनोज भाई, कहना तो सही है तुम्हारा, इंसान पंडितों को तो हर हाल में ही पूछता है, सुख है हो या दुख। पर बहुत समय से गांव में ना कोई कथा हुई है और ना कहीं पूजा, इसलिए दिन तो मेरे भी खराब हैं। अरे देख रहे हो ना भैया, हमारे गांव के यदि पंडितों का यह हाल है तो फिर हमारा क्या होगा। हमें जल्द में कुछ निर्णय लेना होगा अपने व्यापार को लेके। बात तो सही कही मनोज भैया आपने। अब हमें कुछ दिन और देखना चाहिए और उसके बाद कोई ना कोई सही निर्णय लेना ही होगा। और इसके बाद सभी लोग अपने अपने व्यापार के लिए निकल पड़े। पंडित जी भी अपने भिक्षा मांगने के कार्य में और कहीं कुछ काम मिल जाए इस उद्देश्य से निकल पड़े। अरे क्या हो गया है इस गांव को? इक्का दुक्का आदमी के अलावा और कोई तो दिखता ही नहीं है। राम राम जी की पंडित जी, किधर को जा रहे हो? बस भैया ऐसे ही भ्रमण कर रहा हूँ। अच्छा यह बताइए, गांव के लोगों की संख्या कम हो रही है क्या? कम तो होगी ही ना पंडित जी, गांव में काम कहाँ है। जिसके पास खेती है वह खेती करता है और जिसके पास नहीं है तो वह काम की तलाश में शहर की तरफ चला जाता है। यह बात तो बिल्कुल सही कही भैया तुमने, गांव में काम धाम की तो बहुत दिक्कत होती है। चलो अब मैं चलता हूँ। अब इसके बाद पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। सोहन, जो कि एक बढ़ई का काम करता है, वह दोपहर में भोजन के लिए अपने घर जाता है। अरे बिमला, आज खाने में क्या बनाए हो? बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। हाँ, आप हाथ मुंह धोकर आइए, जब तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ। हमारे घर में बस अब 1 या 2 दिन का अनाज ही बचा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हो तुम। सभी व्यापारियों का यही हाल है, गांव में व्यापार ही नहीं बचा तो मैं क्या करूँ अब। तुम कुछ मत करो, कुछ दिन बाद हमारे भूखे मरने के दिन आने वाले हैं। देख लेना तुम, घर में बिल्कुल भी अनाज नहीं बचा है। मेरे हाथ पैर अभी चल रहे हैं, ऐसे दिन मैं कभी नहीं आने दूंगा। मैं अपने व्यापार को लेकर कुछ सोच रहा हूँ। भाइयों, गांव में व्यापार की स्थिति और गड़बड़ होती जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन हमें भूखा मरना पड़ेगा। मैं सारे गांव में भ्रमण करता हूँ, इसलिए माजरा मुझे समझ में आ गया है। गांव के लोगों के पास काम नहीं है और इसलिए वह काम की तलाश में शहर की तरफ जा रहे हैं और इसी कारण से गांव में संख्या कम होती जा रही है और व्यापार भी कम हो रहा है। अच्छा पंडित जी, यह बात है। देखा भाइयों, अब हमें भी अपने व्यापार को लेकर कुछ सोचना चाहिए। ज्यादा विलंब करना अब हमारे लिए ठीक नहीं होगा। चारों अपने अपने काम में माहिर थे और इसलिए चारों को सोहन की बात सही लगी और फिर अगले दिन वह शहर के लिए निकल पड़े। चारों दोस्त अपना अपना काम का सामान लेकर जंगल के रास्ते शहर की ओर चल दिए। अब चलते चलते रात हो गई थी और चारों बहुत थक चुके थे और इसलिए उन्होंने एक जगह रुककर सोने का फैसला किया। हमारी सोने की तैयारी तो हो चुकी है और थके भी हम चारों ही हैं, पर हम चारों का एक साथ सोना ठीक नहीं। जंगल में जंगली जानवर घूमते हैं, इसलिए मेरा सोचना यह है कि 3 लोग सोएंगे और एक आदमी पहरा देगा। आपकी बात बिल्कुल सही है पंडित जी, हम चारों का एक साथ सोना ठीक नहीं, इसलिए आप सो जाइए, मैं अभी पहरा देता हूँ। वैसे भी मेरी देर रात तक काम करने की आदत है,
और जब मेरा समय हो जाए तो आप में से कोई एक जन आ जाना। दर्जी, सोनार और पंडित तीनों सोने के लिए चले जाते हैं और सोहन, जो कि एक बढ़ई था, वह पहरा देने लगता है। अरे ऐसे में तो मुझे नींद आने लगेगी। मेरे पास मेरे औजार तो रखे ही हैं, तो क्यों ना मैं यहीं कुछ ना कुछ काम करना चालू कर दूं। तभी उस बढ़ई की नज़र दूर पड़ी एक लकड़ी पर जाती है और उसके बाद वह उस लकड़ी के पास जाकर उस लकड़ी में कुछ करने लगता है। उसके बाद उस बढ़ई ने अपने हथियार उस लकड़ी पर चलाने चालू कर दिए और देखते ही देखते उसने उस लकड़ी से एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाकर रख दी। अरे भाई वाह, यह तो बहुत गजब पुतला बन गया है और इसी बहाने मेरा सारा समय भी कट गया। चलो अब मैं किसी दूसरे को बुलाकर लेकर आता हूँ। सोहन सोने के लिए अंदर चला जाता है और वह पहरा देने के लिए मनोज को भेजता है। मनोज एक दर्जी होता है। वाह, क्या मूर्ति बनाई है सोहन ने। इसके हाथ में वाकई में कोई कला है, पर यह मूर्ति बिना कपड़ों के अच्छी नहीं लग रही, तो क्यों ना मैं अपने पास से इसे कुछ कपड़े पहना दूं। अब मनोज अपनी कला का प्रदर्शन करता है और अपने पास रखे हुए कपड़े उस पुतले को पहना देता है। हाँ भाई, अब बस यह तैयार है और अब मेरा समय भी कट चुका है। अब मैं जाता हूँ और अगले को भेजता हूँ पहरा देने के लिए। और मनोज ब्रजलाल को बाहर भेजता है। कितना बढ़िया लड़की का पुतला बनाया है इन्होंने। बस इसमें जेवर और चढ़ जाए तो यह नई नवेली दुल्हन लगने लगेगी। ब्रजलाल एक सुनार था, इसलिए उसके पास जो जेवर थे उसने वह जेवर उस मूर्ति में पहना दिए। अब यह दुल्हन तैयार है, बस अब कोई इसमें जान फूंक दे तो मैं अभी इससे शादी कर लूं। चलो अब मेरा भी समय कट चुका है, अब मैं अगले को भेजता हूँ। अब पंडित जी की बारी थी। पंडित जी भी उस मूर्ति की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गए। कितनी सुंदर मूर्ति है, क्यों ना मैं अपने मंत्रों से इस मूर्ति में जान डाल दूं। अब पंडित जी अपने शक्तिशाली मंत्र पढ़ते हैं और उस पुतले में जान फूंक देते हैं। सुबह होते ही चारों दोस्त एक साथ उठे और उस कन्या को अपने तरफ करने के लिए लड़ने लगे, क्योंकि उसको बनाने में चारों का ही बराबर का हक था। अरे सुनो भाइयों, हम चारों ऐसे ही लड़ते रहेंगे और इस बात का कोई फैसला नहीं निकलेगा, इसलिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति से इस बात का फैसला कराना चाहिए। हाँ, तुम्हारी इस बात से हम सभी सहमत हैं, पर मेरा कहना यह है कि वह आदमी जिसके पक्ष में भी फैसला करेगा, बाकियों को उसका कोई दुख नहीं होगा और हमारी दोस्ती जैसी थी वैसे ही बरकरार रहेगी। वह चारों बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें रास्ते से एक तांत्रिक जाता हुआ दिखाई दिया। तभी वह चारों उस तांत्रिक के पास आ गए। मनोज ने उस तांत्रिक को सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद तांत्रिक सब समझ गया और उसने अपना फैसला सुनाया। यदि कुदरत के नियम के अनुसार देखा जाए तो आप तीनों ने ही इस कन्या के जनक के रूप में काम किया है। जैसे कि एक माँ एक बच्ची को जन्म देती है, वैसे ही इस बढ़ई ने इस कन्या को जन्म दिया है और लड़की के घर वाले लड़की को वस्त्र पहनाते हैं, जैसा कि इस दर्जी ने किया है, और लड़की के घर वाले ही लड़की को ज्ञान देते हैं जो इन पंडित जी ने वह कार्य किया है। पर एक लड़की के लिए जो गहने होते हैं वह हमेशा उसके ससुराल से ही आते हैं, और यदि गहने इन सुनार भाई ने दिए हैं तो इस लड़की पर पूरा हक इन सुनार का ही है। यह फैसला मेरा है और अब आप लोग चाहो तो कहीं और से भी फैसला करा सकते हो। तांत्रिक बाबा के द्वारा किए हुए उनके यह फैसले से चारों ही खुश थे और उसके बाद उनमें कोई लड़ाई झगड़ा और मुठभेड़ नहीं हुआ।
और उसके बाद वह चारों शहर की तरफ काम की तलाश में निकल पड़े।